अगला टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। किसी भी लेंस की पावर से हमारा मतलब ये है कि वो लेंस लाइट रेज को जो उसके ऊपर इंसिडेंट होगी उनको कितना बैंड कर पाएगा। कोई भी लेंस है वो लाइट रेज को कितना बैंड कर पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस। जैसे कोई भी लेंस आपको दे रखा है, दो लेंस यहाँ पे हमने कंसिडर किए हैं, ठीक है। और ये दोनों लेंस क्या है, इनमें से एक पतला है एक मोटा है। अब इनके ऊपर हम लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे। सपोज करो आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन दोनों लेंस के ऊपर लाइट रेज को इंसिडेंट किया, तो ये वाला जो लेंस है जो पतला है ये लाइट रेज को थोड़ा कम बेंड कर पाता है, ठीक है। हम ये फाइंड करेंगे कि लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका लेंस की पावर से क्या रिलेशन है। तो पतले लेंस जो होते हैं उनसे उनसे लाइट रेज कम बैंड होती हैं, तो कम बैंड होगी, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये वाली जो लाइट रे है ये जहाँ भी रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कौन होता है, फोकस। और इसी तरीके से ये वाली जो लाइट रे है जिसमें जो मोटे लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, साइज तो दोनों का सेम है लेकिन इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, बीच में से ये थोड़ा मोटा है, तो इसके ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बैंड होती है। और जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट कौन होगा, फोकस। ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही हो लेंस के ऊपर तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस लेंस की लाइट रेज को बैंड करने की पावर ज़्यादा है, अगर ध्यान से देखोगे तो पहले वाली जो लाइट रे है उसने थीटा 1 एंगल से लाइट रे को बैंड किया है और दूसरे वाली लाइट रे थीटा 2 एंगल से बैंड हुई है इस लेंस के थ्रू। तो ज़्यादा एंगल से कौन बैंड हो रही है, सेकंड लाइट रे बैंड हो रही है। तो जिस लेंस की लाइट रेज को बैंड करने की पावर ज़्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अब दोनों की फोकल लेंथ ऑब्जर्व करो, उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। इस वाली लाइट रे को इस लेंस ने कम बैंड किया तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे इस लाइट रे को इस लेंस ने ज़्यादा बैंड किया, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कम आ रही है। तो क्या रिलेशन समझ में आया कि जिस लेंस की पावर ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी, क्योंकि वो लेंस लाइट रेज को ज़्यादा बैंड करेगा और ज़्यादा बैंड करेगा तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे पहले इंटरसेक्ट करेंगी तो फोकल लेंथ क्या आएगी, कम। तो इसका मतलब पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये बात समझ में आई क्या। अगर कोई भी लाइट रे लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो जो लेंस लाइट रे को ज़्यादा बैंड करेगा, जो ज़्यादा बैंड करेगा उसके लिए फोकल लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। सिंपल सा लॉजिक है, देखो डायग्राम से देख सकते हो। मान लो इस लाइट रे ने भाई ये इस लेंस ने लाइट रे को ज़्यादा बैंड किया, तो ज़्यादा बैंड किया तो क्या होगा, मतलब इसकी फोकल लेंथ कम आनी चाहिए। ये कम बैंड हो रही है तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सीधा फॉर्मूला बन गया पावर ऑफ द लेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। आया समझ में। लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो उसकी पावर के बराबर होगा। जब भी आप पावर कैलकुलेट करो तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में पुट करनी है, और जब आप मीटर में फोकल लेंथ पुट करोगे, जैसे किसी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 2 मीटर है, 5 मीटर है, तो ये आपको मीटर में पुट करना है। सेंटीमीटर में दे रखा हो तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे फिर पुट करेंगे, और इससे आपके पास जो पावर आएगी लेंस की उसको हम डायोप्टर में मेजर करेंगे। जो ऐसा यूनिट है लेंस की पावर की वो कौन सी है, डायोप्टर। कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने डायोप्टर का लेंस है ये हमको कैसे पता चलेगा, तो उस लेंस की फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा वो उस लेंस की पावर के बराबर होगा। जैसे अपना जो चश्मा होता है, बंटी चश्मे का नंबर कितना है, -5.5। इसका मतलब जो आपने लेंस यूज़ किया है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो ये 5.5 डायोप्टर में है। देखो हम डायोप्टर बोलते नहीं है नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन होता क्या है कि ये डायोप्टर में होता है। जो जो भी चश्मा होता है उसका नंबर हमेशा किस में होगा, या चश्मे की जो पावर होती है ना वो हमेशा डायोप्टर में होती है। तो ये -5.5 डायोप्टर है। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो लेंस है आपने जो यूज़ किया है वो कॉनकेव लेंस है। अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये पावर होती प्लस में, है ना, प्लस। किसी का चश्मा का नंबर पॉजिटिव भी होता है, किसी का नेगेटिव भी होता है। तो अगर ये माइनस में लिखा है इसका मतलब जो लेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस। अगर पावर पॉजिटिव होती तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि देखो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव आती है। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कई जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। अपन ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था, 1/f इक्वल्स टू म्यू 2 1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो ये 1/f के इक्वल होता है, और 1/f को ही हम पावर बोलते हैं। तो पावर को आप म्यू और r1 r2 के टर्म्स में भी लिख सकते हो,
पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल्स टू म्यू टू वन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जो आर वन आर टू है वो आपको किस में पुट करनी है, मीटर में पुट करनी है। ये वाली वैल्यूज किस में पुट करोगे, मीटर के अंदर, तभी सही आंसर आएगा। पावर किस में आएगी, डायोप्टर के अंदर आएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, दो लेंस का कॉम्बिनेशन हम स्टडी करेंगे, और जो फॉर्मूला अपने पास आएगा उससे हम ये फिर आइडिया लगाएंगे कि अगर दो से ज़्यादा लेंस होते तो फॉर्मूला क्या होता, उसी से पता चल जाएगा अपन को। तो दो लेंस को कंबाइन करके रखना है, कंबाइन मतलब उनको एक के बाद एक रखना है, और देखना है कि उस कॉम्बिनेशन की टोटल पावर कितनी होगी और इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी। दो लेंस है अलग अलग फोकल लेंथ के, एक की फोकल लेंथ है f1, दूसरे की फोकल लेंथ है f2, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा है ना। यहाँ पे लेंसेज को हम थिन एज्यूम कर रहे हैं, पतले लेंस है ऐसा अपन एज्यूम करके कैलकुलेशंस करेंगे। ये एक लेंस के लिए एजम्पशन होता है कि जितने भी लेंस हम कंसिडर करते हैं सबके सब क्या है, थिन। और थिन लेंसेज के लिए आपको पता है कि उसके जो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है उनका दोनों का जो पोल होगा वो ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल पास होगा, तो उससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। तो आपको याद क्या रखना है कि लेंसेज आर वेरी थिन, पतले पतले लेंस है। दो लेंस को हम कांटेक्ट में रखेंगे और उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे पहले की फोकल लेंथ है f1, दूसरे की है f2, दोनों को कांटेक्ट में रखा, तो अब फोकल लेंथ कितनी होगी, मतलब उस कॉम्बिनेशन की जो टोटल फोकल लेंथ है वो क्या हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हमको दो लेंसेज को एक के बाद एक रखना है। सबसे पहले मैं पहले लेंस को रखता हूँ यहाँ पे, और इसका इफेक्ट देखता हूँ कि ये किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे बनाता है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा ओ पॉइंट के ऊपर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको C1 बोल देते हैं। और यहाँ से अब जब लाइट रेज इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये लेंस क्या करेगा, उन लाइट रेज से एक इमेज बनाएगा। तो सबसे पहले एक लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट कर देते हैं। इसके बारे में हमको पता है कि ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपन को। ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होने वाली हर एक लाइट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होती है। फिर एक और लाइट रे लेंगे, उसको हम लेंस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है। अब यहाँ पे जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो देखो ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का काम ये होता है कि लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बैंड करना। तो ये वाली जो लाइट रे है ये सीधी जाने के बजाय प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बैंड होगी, नीचे की तरफ बैंड होगी, और आगे जाके इस पहले वाली लाइट रे को किसी पॉइंट आई डैश के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आई डैश के ऊपर, तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये क्या हो गई, इमेज की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, u, और इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, v। यहाँ पे हम उसको v डैश बोलेंगे एक बार, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है। फाइनल इमेज तब बनेगी जब आप दूसरे लेंस को इसके सामने रख दोगे, उससे जो इमेज बननी है वो फाइनल इमेज होगी, और उसकी डिस्टेंस को हम v बोलेंगे। ये v डैश है, ये कौन सी इमेज है, इंटरमीडिएट इमेज बोलेंगे इसको, जो बीच में बन रही है। अभी दूसरा लेंस और कंसिडर करूंगा मैं, उससे फाइनल इमेज बननी है। तो पहले लेंस का काम समझ में आया कि अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है तो इसके सामने जब आप u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये किसी v डैश डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनाएगा। तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू, f की जगह f1 लिखना है, 1/v डैश माइनस 1/u। समझ में आई, पहली इक्वेशन हमने इस लेंस के लिए अप्लाई कर दी। भाई ये लेंस है तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। v की जगह v डैश लिखा है हमने, ये वाली डिस्टेंस है ये v डैश है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1। क्लियर है इतना। अब इसके सामने हमको दूसरा लेंस रखना है, तो मान लो कि हमने इसके आगे दूसरा लेंस रखा। अब ये दूसरा लेंस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसकी फोकल लेंथ है सपोज करो f2, ठीक है। अब ये अपना काम करेगा, ये क्या करेगा, लाइट रेज को और बैंड करेगा। ये जो पहले वाली लाइट रे है ये दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रही है, ये दूसरे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये वाली जो लाइट रे है ये पहले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए फिर दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो ये तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी, तो ये पहले वाली लाइट रे तो एज इट इज आगे जाएगी। लेकिन जो दूसरी वाली लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, ये वाली, इसको देखो, ये सीधी जाने की बजाय टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, क्योंकि कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ यानी नीचे की तरफ बैंड करेगा। अब ये जो लाइट रे है ये सीधी नहीं जाके और पहले ही कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी पहले वाली लाइट रे को, तो ये ऐसे बैंड हुई टुवार्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। और पहले वाली जो लाइट रे है, ये वाली जो लाइट रे जा रही थी, इसको इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी।
दूसरे लेंस से इमेज की डिस्टेंस को हम बोलेंगे v। अब सोच के ये बताओ कि दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है आई डैश, और कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये वी डैश। एक्चुअल में ये डिस्टेंस तो हमने पहले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की है, लेकिन क्योंकि लेंसेज बिल्कुल पतले पतले हैं इसलिए इनके ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल पास पास होंगे, और पास पास होने की वजह से जो आपने डिस्टेंस मेजर की है C1 से, लगभग उतनी डिस्टेंस C2 से भी आई डैश की रहेगी, इसलिए हम इसको वी डैश ही कंसिडर करेंगे। अब मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ दूसरे लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1/f2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u की जगह क्या आएगा? तो आई डैश सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस कितनी है v डैश। सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? आई डैश, इसकी डिस्टेंस कितनी v डैश, तो u की जगह u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या लिखना है u की जगह लिखना है v डैश। ये बात समझ में आई क्या? तो दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इनमें ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/v डैश है और यहाँ पे क्या है -1/v डैश, तो आपको वी डैश वाली जो टर्म है उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है। हमको तो इससे मतलब है कि दोनों लेंस के सामने कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है और कितना डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बनेगी, बीच में कहाँ पे इमेज बनी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे वी डैश वाली टर्म को यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाओगे? तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये 1/v डैश और ये -1/v डैश क्या होगा? कैंसिल। तो इधर आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या लिखूं 1/v, है ना 1/v, और ये माइनस में आएगा -1/u। समझ में आया ये? अब एक चीज सोचो, अगर मैं इन दोनों लेंस की बजाय एक ही ऐसा एक लेंस यूज करता, मतलब एक सिंगल लेंस यूज करता जो इन दोनों के बराबर अकेला काम कर देता, तो उसे हम इन दोनों का एक तरह से इक्विवेलेंट लेंस बोल सकते हैं। भाई दोनों ने मिलकर क्या काम किया? जब हमने u डिस्टेंस पे इन दोनों के सामने ऑब्जेक्ट को रखा तो इन दोनों ने मिलकर i के ऊपर यानी v डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनाई। सोचो मैं इन दोनों की बजाय एक अकेला एक बड़ा सा लेंस मैं यहाँ पे रख देता, ठीक है, जो इन दोनों के इक्विवेलेंट होता, और उसके सामने जब मैं u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखता तो ये लेंस कहाँ पे इमेज बनाता? v डिस्टेंस के ऊपर। तो ये लेंस जो होता है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस बोला जाता, क्योंकि इन दोनों के बराबर अकेला ही काम कर रहा है ये। तो उसके लिए इक्वेशन क्या लिखते? सपोज करो ये जो इक्विवेलेंट लेंस है इसकी फोकल लेंथ है f, तो उसके लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं आप? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। जो इक्विवेलेंट लेंस है उसके सामने कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा u, कितना डिस्टेंस पे इमेज बनी v, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है f, तो उसके लिए इक्वेशन ये तो लिखते हैं आप। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है और ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें आप ध्यान से देखो कि जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी, यानी 1/f इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 आएगा। ये इफेक्टिव फोकल लेंथ का अपने पास में रिलेशन आ गया कि अगर आपको दो अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस दे रखे हो और उनको अपन ने कंबाइन करके कॉन्टैक्ट में रखा तो उससे जो इफेक्टिव फोकल लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी जगह 3 लेंस होते तो फॉर्मूला क्या बनता? प्लस 1/f3 और आता इसमें, समझ रहे हो बात? क्योंकि तीसरा लेंस अगर इसके सामने रखते तो दूसरे लेंस ने जो इमेज बनाई है उसको आई डबल डैश मान लेते और फिर फाइनल इमेज आई बनती, और ये जो आई डबल डैश होता ये तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता, बाकी स्टोरी सेम रहती। मतलब कैलकुलेशन करने पे आंसर आता 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हो क्योंकि हमको पता है 1/f किसके बराबर होता है? पावर ऑफ द लेंस के बराबर होता है। तो ये इफेक्टिव जो फोकल लेंथ है दोनों लेंस की वो f है, तो 1/f क्या होगा? इफेक्टिव पावर, मतलब दोनों लेंस की कंबाइंड पावर क्या होगी? p। पहले लेंस की पावर को क्या लिख सकते हैं? p1, और दूसरे लेंस की पावर को p2। इसी तरीके से और लेंस कॉन्टैक्ट में होते तो इसी फॉर्मूले को आगे अपन बढ़ाते जाते। फिर समझ में आया क्या? ये तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक था कि जब भी आप लेंसेज को कांटेक्ट में रखोगे उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब इससे आपको 1/f की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पे। उसका फिर लास्ट में क्या करना है? रेसिप्रोकल, उसका उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करोगे तब फाइनल फोकल लेंथ अपने पास आएगी। पावर का फॉर्मूला सीधा है p1 प्लस p2। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हो सकता है कि दोनों लेंस एक ही टाइप के हो या दोनों लेंस अपोजिट टाइप के हो, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। अगर दोनों
कॉन्वेक्स लेंस है सपोज करो, जैसे अपन ने इस एग्जांपल में लिया है, दोनों अगर कॉन्वेक्स लेंस होंगे तो इनकी फोकल लेंथ आप पॉजिटिव सिंबल के साथ में पुट करोगे, और अगर ये दोनों कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस है तो क्या करना है, दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव सिंबल के साथ में पुट की जाएगी। कब, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे या इस फॉर्मूले को यूज करोगे। डेरिवेशन के टाइम पे तो एज इट इज आपको डिराइव करना है, लेकिन फाइनली क्योंकि कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, लेंस फॉर्मूला तो सबके लिए सेम ही होता है। जब वैल्यूज पुट करते हो तब डिफरेंस आता है कि जैसे कॉन्वेक्स के लिए वैल्यू पुट कर रहे हो तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए पुट करोगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव। तो अगर आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो और आपको बोला कि दो कॉनकेव लेंस कॉन्टैक्ट में है, बताओ उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है, तो आपको F1 F2 की वैल्यू नेगेटिव सिंबल के साथ में पुट करनी है। अगर इनमें से एक लेंस कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है तब क्या करोगे, तो जो कॉन्वेक्स होगा उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, जो कॉनकेव है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, और पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब इफेक्टिव लेंस कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स टाइप का, मतलब कन्वर्जिंग लेंस। और अगर सॉल्व करने पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सॉल्व करने पे आंसर आ गया नेगेटिव, है ना, नेगेटिव भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो इफेक्टिव लेंस है वो कौन से टाइप का है, कॉनकेव टाइप का है, डाइवर्जिंग लेंस बना है, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, पावर के लिए भी वही सेम केस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो उसके लिए पावर नेगेटिव। सॉल्व कर लेंगे, पावर अगर पॉजिटिव आ रही है, टोटल पावर अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो जो सिस्टम है वो एक कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो क्या क्या मतलब होगा उसका, कि जो कॉम्बिनेशन है वो एक कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसका कंक्लूजन निकला। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसमें अलग अलग केसेस बना के आपको नोट्स के अंदर दे रखे हैं, जैसे एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, लेकिन आपको अलग अलग केस अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो। केस ये याद रखना कि फोकल लेंथ कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव, बस। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो, सारे केस आप इससे स्टडी कर सकते हो। जैसे कॉन्वेक्स है कॉनकेव, तो मैंने बता दिया ना कि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना, पावर पॉजिटिव लेना, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ और पावर दोनों नेगेटिव सिंबल के साथ में पुट करनी है। आया समझ में, ये सिंपल टॉपिक एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पेज नंबर 54 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर एंड म्यू इक्वल्स टू 1.5। देखो म्यू कितना दे रखा है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और आपको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की के बारे में ये बता रहा है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक साइड प्लेन होगी एक साइड कॉन्वेक्स टाइप की होगी, और इसकी जो फोकल लेंथ है ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ कितनी है 0.3 मीटर। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कौन सी वाली सरफेस की, इस वाली सरफेस की, ये कितनी होगी। अच्छा, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, इसने बताई नहीं अपन को। याद रखना है कि जो प्लेन सरफेस होगी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो या प्लेनो कॉनकेव लेंस हो या प्लेन मिरर हो, सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि वो इनफाइनाइट रेडियस के एक बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होते हैं हमेशा। तो ये जो वाली जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं मान लेता हूं R1, और ये वाली जो सरफेस है इधर वाली, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज करो R2, और ये कितनी होगी, ये हमको पता है इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया क्या। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, जो हमको ऑलरेडी पता है, R1 हमको कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बताओ, 1/f इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। f की वैल्यू पुट कर दो 0.3 इक्वल टू μ21 का मतलब है μ2/μ1, μ2 कितना है, μ2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 1.5, μ1 कितना होगा, इसके बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, है ना। अगर मीडियम नहीं बताए तो आपको एयर या वैक्यूम ही कंसिडर करना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 माइनस 1 इंटू R1 1/R1 माइनस 1/इनफाइनाइट। वैसे R2 की वैल्यू हमको नेगेटिव सिंबल के साथ में पुट करनी होती है, R2 आपको पता है ना, तो माइनस, तो ये माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस बनेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0, है ना, तो ये वाली टर्म तो 0। तो R कैलकुलेट करके बताओ अब, तो 1/0.3 इक्वल टू ये 0.5 आएगा यहाँ पे, है ना, 1.5 माइनस 1 0.5 और इंटू 1/R1। ठीक है, तो ये R1 कितना आया, R1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.3 यानी 0.15, और मीटर के अंदर आएगा क्योंकि आपको जो
फोकल लेंथ है वो मीटर के अंदर गिवन थी, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर के अंदर आएगा। 15 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो इसको, 0.15 मीटर भी बोल सकते हो। नोट कर लो, आसान क्वेश्चन, सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है भाई ये। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला जा रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज डिप्ड इन टर्न इन, फर्स्ट है ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, सेकंड है ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। दो अलग अलग मीडियम में हमने इस लेंस को डिप किया। अब ये पूछ रहा है विल इट बिहेव एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस इन द टू केसेस। लेंस कौन से टाइप का है, कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी म्यू2 ये आपको गिवन है, कितना है म्यू2, 1.5। और ये जो लिक्विड है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज करो म्यू1, ठीक है, इसको म्यू1 लिख देता हूँ। और म्यू1 आप चेंज कर रहे हो बारी बारी, पहले केस में म्यू1 कितना है 1.65, दूसरे केस में म्यू1 कितना है 1.33। क्वेश्चन समझ में आया क्या। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये लेंस किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी लेंस को उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप कर देते हो तो वो अपोजिट लेंस बन जाता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। भाई ऐसा क्यों, तो देख लेते हैं अपन फॉर्मूले से। हमको पता है कि फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू लिखा जाता है μ21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, जब हमने लेंस को, ध्यान से समझो, जब हमने लेंस को इस लिक्विड के अंदर डिप किया, क्या इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गई, क्या R1 R2 चेंज होगा। भाई ऐसा तो हुआ नहीं कि जैसे ही अपन ने इस लेंस को पानी के अंदर डाला ये फूल गया, ऐसा थोड़ी हुआ, या पिचक गया, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। R1 R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा, इस μ21 के ऊपर, क्योंकि ये μ21 क्या होता है, लिख देते हैं इसको डिटेल में, μ2/μ1 होता है ना। तो यहाँ पे R1 और R2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा इस μ1 के ऊपर। μ2 भी सेम रहा, लेकिन μ1 पे फर्क पड़ने से, μ1 चेंज होने की वजह से फोकल लेंथ चेंज होगी। अच्छा, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये भी इस μ1 के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करो मैं पहले केस के लिए देखता हूँ, है ना, फर्स्ट केस में देखो फॉर्मूला क्या बना है, 1/f इक्वल्स टू μ2 कितना है 1.5, μ1 कितना है 1.65 दे रखा है क्वेश्चन में, और ये आएगा 1/r1 - 1/r2। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 हमेशा पॉजिटिव और R2 हमेशा नेगेटिव, तो ये माइनस में होगा तो ये प्लस बन जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब 1.5 को जब आप 1.65 से डिवाइड करोगे, ये लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 में से अगर 1 माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ आ गई नेगेटिव, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसके लिए होती है, कॉनकेव लेंस के लिए। इसका मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप करने के बाद कौन सा लेंस बन गया, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। सेम फोकल लेंथ का नहीं है, लेकिन किसी दूसरी फोकल लेंथ के कॉनकेव लेंस की, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने से पता चलेगा कि कितनी फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस बना है, लेकिन ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव। भाई लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन ही तो करता है ना। अब अगर ये आउटर मीडियम रेयरर होगा तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, लेकिन अगर आउटर मीडियम आपने और भी ज़्यादा डेंस कर दिया तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, तो लाइट रे की बैंड होने की डायरेक्शन ही बदल गई। इस वजह से ये अभी जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है जब उसको ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप करते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में वापस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, μ2 कितना है 1.5 और μ1 कितना है 1.33 - 1 इंटू क्या कर दूं 1/r1 - 1/r2। अरे आया क्या समझ में। अब बताओ ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसमें से 1 माइनस करोगे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब फोकल लेंथ यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगी पॉजिटिव। मतलब कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। अगर आउटर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता तो क्या होता, ये सोच के बताओ। अगर μ1 और μ2 बराबर होते तो क्या होता। अगर आपने लेंस को, भाई सिंपल सी बात है,
अगर इसका मीडियम और आउटर मीडियम सेम है तो लेंस में और इस मीडियम में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब लेंस क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। और लेंस अगर डिसअपियर हो गया मतलब वो काम ही नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो जो लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी, मुड़ेगी नहीं। मोड़ने का काम कौन करता है? मीडियम। भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट रे मुड़ती है, मीडियम ही चेंज नहीं हुआ। ग्लास से और लिक्विड से मतलब नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब है। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है इसका मतलब दोनों एक ही टाइप की मीडियम है लाइट के लिए, तो लाइट रे बैंड नहीं होगी। फिर अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो सीधी पास हो जाएगी, मुड़ेगी नहीं इसमें। इसका एग्जांपल देता हूँ। वो आपने छोटी छोटी बॉल्स आते हैं ना जिनको पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती हैं ऐसे, तो उसमें जो ट्रांसपेरेंट बॉल्स होते हैं ना उनको, कलरफुल नहीं, कलरफुल रहने देना, उसमें एक ट्रांसपेरेंट बॉल्स भी आती है, मतलब छोटी छोटी बॉल्स आती है पानी में डालते हैं वो फूल जाती है ना ऐसे। तो ट्रांसपेरेंट बॉल्स को आप देखोगे तो आराम से दिख जाएंगी आपको। फिर उनको एक पानी की किसी मतलब ग्लास लो, एक है ना, ग्लास का एक कोई भी बर्तन ले सकते हो, उसमें पानी डालो, उसके अंदर उन बॉल्स को डाल दो, थोड़ी देर में वो फूल जाएंगे। और फूलने के बाद में आप क्या देखोगे कि वो दिखाई नहीं देंगे उसके अंदर। क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, उन बॉल्स के अंदर क्या भर गया? पानी। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाहर क्या है? बाहर भी पानी है, तो बाहर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बराबर। तो वो बॉल्स दिखाई नहीं देती। फिर उनको बाहर निकालोगे ना पानी से तब आपको दिखेंगी, हाँ कुछ है भाई। और पानी में डालते ही वो डिसअपियर। पेज नंबर 55 पे देखो, अगला क्वेश्चन है ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट पी। कन्वर्जेस का मतलब, ए बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत सारी लाइट रेज का एक ग्रुप है, बंडल है, और वो लाइट रेज किसी पॉइंट पी के ऊपर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। ये देखो ये लाइट रेज क्या हो रही है? कन्वर्ज। ये कोई पॉइंट है पी, कौन है? पॉइंट पी है भाई, ठीक है जी। कन्वर्ज हो रही है। अच्छा कन्वर्ज होंगी, इसके बाद में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आगे ऐसे पास हो जाएंगी ऐसे। तो ये इस तरीके से एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी। अब इसमें बोला गया है ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। जो पी पॉइंट है इससे 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने कौन सा लेंस रख दिया? कॉनकेव लेंस रख दिया। ये है, अच्छा सिंपल कॉनकेव बोला जाए तो बाई कॉनकेव लेंस समझेंगे हम। और ये कहाँ पे रखा है? तो ये जो बीम है इससे 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसको रखा गया है ना? समझ में आया क्वेश्चन? और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? -16 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो सिंबल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, वो आपको खुद अपने भी याद रखना है। ये कॉनकेव लेंस है तो माइनस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे ये बोल रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट एट विच द बीम वुड नाउ कन्वर्ज। अब ये लाइट बीम, ये लाइट रेज कहाँ पे कन्वर्ज होंगी ये आपको फाइंड करके बताना है। डायग्राम तो बना ही चुके हैं। अब ये क्या करेंगी, जो लाइट रेज है, अब इसने बोला अब ये कहाँ पे कन्वर्ज होंगी? कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी? वैसे तो ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। ये इनको जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे तो थोड़ा फैलाएगा, लेकिन हो सकता है कि कम फैला पाए और उसकी वजह से ये आगे जाके कहीं पे वापस से कन्वर्ज हो जाए। चेक कर लेते हैं कि भी ये कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज हो जाएंगी, कैसी इमेज बनेगी वो अपन चेक करेंगे। अच्छा एक चीज़ सोच के बताओ, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? -16, ठीक है। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? अगर ये लेंस यहाँ पे नहीं होता तो ये लाइट रेस कहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी? पी पॉइंट पे। जैसे ये बीच में घुसा दिया अपन ने, अब क्या होगा? अब लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज थोड़ी होंगी, अब कहीं और होंगी, है ना? अगर कहीं और कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब इस लेंस के लिए ये है ऑब्जेक्ट। पी पॉइंट क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्योंकि पी पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की या पी पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाली लाइट रेज को ये अब कहीं और कन्वर्ज करेगा। मतलब अब ये क्या करेगा? पी पॉइंट पे ये मान लो ये लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी तो यहाँ पे एक इमेज बन रही थी भाई। लाइट रेज अगर एक्चुअल में किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं तो उस पॉइंट पे क्या होती है? इमेज बनती है। तो यहाँ पे एक इमेज बन रही थी, रियल इमेज। लेकिन जैसे लेंस बीच में आ गया अब ये इमेज कहीं और शिफ्ट होगी, अब कहीं और बनेगी क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्स करेगा। अब वो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो आपको वी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। और ये उसके लिए क्या होगा? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सोच के ये बताना है। क्वेश्चन ये था कि इसके लिए हम u कितना लेंगे? u मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। +12 होगा या -12? हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि वो हमेशा पीछे रखा जाता है। जैसे मिरर है या लेंस है तो उसके इधर रखा जाएगा और उससे लाइट रे जाएंगे, उसके अपोजिट चल के हमको उस डिस्टेंस को, जो यू डिस्टेंस है उसको मेजर करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होकर अगर हम पी की डिस्टेंस को मेजर करने जाएंगे तो हमें इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा।
इसका मतलब u यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो 1% केस मैंने बताया ना, 99% केस में u हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन 1% केस ऐसे होते हैं जिसमें इमेज की वापस इमेज बन रही होती है, तो u उन केसेस में पॉजिटिव भी लिया जाता है। तो ये इससे चिपक मत जाना कि u हमेशा नेगेटिव, 1% केस में u पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में है। फोकल लेंथ आपको दे ही रखी है, क्वेश्चन में लिखा है, तो v फाइंड करके बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको तो 1/v चाहिए, v चाहिए मतलब, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, बताओ आंसर। 1/f, f की वैल्यू -16, ये आएगा प्लस में +12, एलसीएम कितना 48, -3 + 4, आंसर 48 सेंटीमीटर, ये 1/48 आएगा। समझ में आएगा? तो 1/v अगर 1/48 है तो v कितना हुआ 48 सेंटीमीटर। मतलब अब जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज तो होंगी आगे। अच्छा ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये कन्वर्ज होंगी। अगर ये पॉजिटिव नहीं आता, अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये डाइवर्ज हो रही होती। तो बैक ट्रेस करने पे किसी पॉइंट पे जो नेगेटिव में वैल्यू आती ना, उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे उतना डिस्टेंस पे पीछे वो कहीं पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती। अगर ये पॉजिटिव आ गया ना आंसर, इसका मतलब अब ये लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देगा ना ये लेंस इनको। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास हो रही है वो तो सीधी जाएगी, ये यहाँ पे कन्वर्ज होगी, ये पी डैश पे कन्वर्ज हो रही है, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये आ गया 48 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि 3 लेंस है, तीनों की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, और इससे फाइनल इमेज जो बनेगी ना तीनों लेंस से मिला के, वो बनेगी तीसरे लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यहाँ पे बनेगी इमेज। तो आपको बताना है कि इन दोनों लेंसेज के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनको कितना डिस्टेंस पे रखा है, इनको कितना डिस्टेंस पे रखा है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको एक सिंपल टेक्निक फॉलो करनी है। देखो पहला जो लेंस है, अगर ये दोनों लेंस नहीं होते तो पहला लेंस इस ऑब्जेक्ट ओ की कहीं पे इमेज बनाता, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरा लेंस आ जाएगा यहाँ पे सामने, ये क्या करेगा, उस इमेज को कहीं और शिफ्ट कर देगा। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो पहला लेंस इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको कहीं और शिफ्ट कर रहा है, उसकी इमेज को कहीं और बना देगा। अब इससे जो इमेज बनेगी, सेकेंड लेंस से जो इमेज बनेगी वो अपनी जगह पे बनती है अगर तीसरा लेंस नहीं होता। लेकिन तीसरा लेंस भी है तो इसलिए क्या करेगा, ये सेकेंड लेंस जो इमेज बनाएगा उसको कहीं और शिफ्ट करेगा। तो तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, जो सेकंड इमेज होगी, मतलब सेकंड लेंस जो इमेज बनाएगा वो तीसरे लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है? पहला लेंस जो इमेज बनाएगा है ना, वो अपनी जगह पे बनती है अगर ये दोनों लेंस नहीं होते। लेकिन जैसे ही दूसरा लेंस बीच में आया, इसने क्या किया, उस इमेज को कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट इमेज, ठीक है। और इससे जो इमेज बनेगी वो अपनी जगह पे बनती है अगर तीसरा लेंस नहीं होता आगे। तो तीसरा लेंस क्या कर रहा है, दूसरे लेंस के थ्रू बनी हुई इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं और बना रहा है। इसका मतलब तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, सेकेंड लेंस की इमेज, वो ऑब्जेक्ट है उसके लिए। ऑब्जेक्ट कौन होता है भाई, जिसकी इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इमेज की भी इमेज बन रही हो तो एट अ टाइम अगर किसी कोई लेंस है या कोई मिरर है वो किसी इमेज की इमेज बना रहा है, तो वो जो इमेज है जिसकी वो इमेज बनाएगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, काल्पनिक तौर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ मानेंगे उसके लिए अपन वहाँ पे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे पहले लेंस के लिए दो चीज़ें पता है। एक तो यू पता है, यू कितना है 15 सेंटीमीटर, -15 लेंगे तो मैंने लिखा u1 इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, और ये क्या है फोकल लेंथ f1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्या मैं इसके लिए इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? I1 कहाँ पे बनेगा, तो इसके लिए क्या करें, 1/v इक्वल टू सीधा लिख रहा हूँ 1/f प्लस 1/u। 1/v u को मैं उधर लेके गया, माइनस में था इधर, और ये फर्स्ट लेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए v1 f1 और u1 लिखा है। 1/v1 क्या आएगा, f1 कितना 10 प्लस 10 लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और u क्या लेना है -15, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आंसर बताओ क्या आएगा, ये आएगा 30 एलसीएम। 30 एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3 - 2। आंसर क्या आया 1/30 आएगा, तो v1 आ गया 30 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ हमको पता चली कि पहले लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। लेकिन वो हो सकता है इन दोनों लेंस के बीच में बने, हो सकता है ये लेंस ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे हो तो बीच में बन जाएगी,
हो सकता है कि वो 30 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे हो, तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं एक बार। अब तीसरे लेंस को देखो वापस से। अब तीसरे लेंस के लिए अगेन आपको देखो दो चीज़ें गिवन है। एक तो तीसरे लेंस ने इमेज कहाँ पे बनाई है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो वी आपको पता है 10 सेंटीमीटर, और तीसरे लेंस की फोकल लेंथ भी आपको गिवन है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अगर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं, लेंस फॉर्मूला, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है इस बार, यू कैलकुलेट करना है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा आपने। तो 1/u इक्वल टू, ये मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, 1 देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/u को इधर लेके जा रहा हूँ, तो 1/v माइनस 1/f बनेगा। ये समझ में आया क्या, मैंने थोड़ा रीअरेंज कर लिया अपने हिसाब से। वैल्यूज पुट करो, अच्छा किसके लिए लगा रहा हूँ, थर्ड के लिए, थर्ड के लिए लगा रहे हैं इसको, तो 1/u3 इक्वल टू 1/v3 कितना 10, और अच्छा ये भी +10 होगा, ये भी +10 पुट करोगे, क्यों, क्योंकि इमेज आगे की तरफ बन रही है, तो ये +10 लेना है फोकल लेंथ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये भी +10 लेना है। तो आंसर क्या आएगा, 1/u3 आएगा 0, यानी कि u3 कितना आया, इनफाइनाइट। u3 इधर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। अब इस चीज़ को समझो, ये बोलना क्या चाह रहा है, तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, इनफाइनाइट पे। अच्छा इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट रेज कैसे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, याद है ना सबको। तो इसका मतलब ये है कि इस तीसरे लेंस के ऊपर जो लाइट रेज आ रही होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई होंगी, है ना, और उससे फिर वो जाके आगे इसके फोकस पे कन्वर्ज होगी। देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। इसका मतलब ये लाइट रेज कहाँ पे कन्वर्ज हुई है, तीसरे लेंस के फोकस के ऊपर कन्वर्ज हुई है। इतनी बात समझ में आई क्या। अब इसको, ये जो गैप है ना, इसको पूरा फिल करते हैं। अब समझ में आ रहा है थोड़ा कि तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो दूसरे लेंस ने इमेज बनाई है। इसका मतलब दूसरे लेंस ने इमेज कहाँ बनाई होगी, इनफाइनाइट पे, वही तो तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब दूसरा लेंस कहाँ पे इमेज बनाएगा, इनफाइनाइट पे। मतलब जब इसके ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट होगी दूसरे लेंस के ऊपर, तो ये उनको क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा, जिससे इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। अगर पैरेलल लाइट रेज जा रही है ना, तो अपन ये मानेंगे कि वो इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, तो इमेज कहाँ बनी, इनफाइनाइट पे। तो हम क्या लिखेंगे, इससे हमको ये समझ में आया कि दूसरे लेंस के लिए v2 यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इनफाइनाइट। बात समझ में आई क्या, दूसरे लेंस ने इनफाइनाइट पे इमेज बनाई होगी, तभी वो इमेज तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, और इनफाइनाइट पे हम उसके लिए ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इस दूसरे लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है, इसके लिए हमको ये पता चलेगा कि इससे इमेज इनफाइनाइट पे बननी है, तो क्या इसके लिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, बताओ। तो फोकल लेंथ पता है और इमेज की डिस्टेंस पता है दूसरे लेंस के लिए, तो फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1/f2 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। कैलकुलेट u2 करना है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे, तो 1/u2 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/f2। वैल्यूज पुट करो, 1/u2 इक्वल्स टू 1/v2 कितना है, v2 बताओ, v2 इनफाइनाइट, तो ये 0 बन जाएगा इधर, और माइनस 1/10। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 1/u2 आएगा, ये तो 0 बना, ये -1/10, ये उल्टा करोगे तो u2 आया अपने पास में -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, जो सेकंड लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पे, किधर, आगे या पीछे, पीछे, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, और ये वाली डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जैसे गई होंगी, और फिर इस लेंस ने क्या किया, इनको बेंड किया। देखो ये डाइवर्ज हो रही थी ऐसे, लेकिन ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, ये इस लाइट रे को नीचे की तरफ बेंड करने का काम करेगा, तो ये सीधी नहीं जाके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हुई, लेकिन इसने इतना ही मोड़ा, इसको इतना ही बेंड कर पाया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई बाद में। ठीक है, अब हमको ये तो पता ही है पहला लेंस कहाँ पे इमेज बना रहा है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वही सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। मतलब ये जो इमेज है, नाम दे देते हैं इसको I1। ठीक है, ये पहले लेंस के थ्रू बनी हुई इमेज है जो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जैसे लाइट रे जा रही है, मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, ये तो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट की, ये तो सीधी पास होगी, और ये जो लाइट रे है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको बेंड करेगा टुवर्ड्स द
प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये नीचे की तरफ बैंड होगी और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। पहला लेंस यहाँ पे इमेज बनाएगा, ये इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, फिर ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा लाइट रेज को, तो इससे इमेज बनेगी V2 कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट के ऊपर, और ये इमेज क्या होगी, तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, I3 के ऊपर बनेगी, तीसरे लेंस के फोकस के ऊपर। ये चीज़ें समझ में आई क्या? इधर से कैलकुलेट कर लिया, पहले इधर से कैलकुलेट कर लिया, फिर इससे कुछ अंदाजा लगा अपन को कि यहाँ पे तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इसका मतलब दूसरे लेंस ने इनफाइनाइट पे इमेज बनाई होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। आया समझ में? क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। जो आपको डायग्राम दे रखा है उसमें आपको फाइनल इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करके बतानी है कि कहाँ पे इमेज बनेगी। तो टेक्निक सेम है, पहले लेंस के लिए दो चीज़ें पता है, फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, -30, माइनस लेंगे, इसको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो U1 है -30, ये गलती नहीं करनी है कभी भी कि इसको +30 पुट कर दिया तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा केस। और F1 कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो मुझे 1/V1 कैलकुलेट करना है, यह आएगा 1/F1 + 1/U1। चलो बताओ, F1 कितना, 10, U1 कितना, -30, आंसर बताओ, 30 एलसीएम, यह आएगा 3 - 1, 2/30 यानी 1/15, V1 कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, मतलब कि पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आगे की तरफ इमेज बनेगी। चलो इमेज को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कर दो, ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी ऐसे, ठीक है, और इसके बाद में एक और लाइट रे ले लो, ये लाइट रे, अब इमेज कहाँ बननी है, 15 सेंटीमीटर पे, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 15। इसका मतलब ये इमेज ऐसा बन रही होगी यहाँ पे, लेकिन लेंस बीच में आ चुका है इसलिए आगे मैं डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये दोनों लेंस नहीं होते तो यहाँ पे इमेज बन जाती, समझ में आई? ठीक है, अब वापस से देखो दूसरे लेंस से कितना डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, ये तो आपको डायग्राम से ही पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो यहाँ पे बनती, तो दूसरा लेंस इसको डिस्टर्ब करेगा, इसकी इमेज को, मतलब इस इमेज को कहीं और शिफ्ट करेगा। तो दूसरे लेंस के लिए 1/V2 - 1/U2 = 1/F2। अब मुझे दूसरे लेंस के लिए फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस +10 लेंगे या -10, आगे की तरफ मेजर करोगे ना इसको तो +10 लेना है, ठीक है। तो 1/V2 कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 1/F2 + 1/U2, वैल्यूज पुट करो, 1/V2 = 1/F2, ये -10 है, U2 कितना है +10, ये क्या आ गया आंसर, 0 आ गया यहाँ तो, यानी V2 कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब दूसरा लेंस क्या करेगा, इनफाइनाइट पे इमेज बनाएगा। कैसे भाई, तो ये लाइट रे तो देखो ये वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सीधी जाएगी, लेकिन ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करेगा, दूर कर दिया इसने ऐसे अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पहले वाली लाइट रे के पैरेलल हो गई, और पैरेलल होते ही हम समझ गए कि अब कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट पे, इसका मतलब इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, इसलिए ऐसा आ रहा है यहाँ पे। मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, इसको देख देख के मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि अगर इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है इसका मतलब ये लाइट रेस क्या हो गई होंगी, पैरेलल, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही बेंड किया है कि ये पैरेलल नजर आए अपन को। अब तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, कितना डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट। तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे कंसिडर करेंगे। तीसरे लेंस के लिए फोकल लेंथ भी दे रखी है, कितनी है 30 सेंटीमीटर, बताओ 1/V3, फाइनल V3 कैलकुलेट करना है, 1/V3 = 1/F3 + 1/U3, आंसर बताओ, 1/V3 = फोकल लेंथ 30 +30 या -30 प्लस, और U3 इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0, आंसर क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। तो V3 अपने पास आ गया 30 सेंटीमीटर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इमेज बनाता है वो दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इमेज बनाएगा वो तीसरे जो आगे रखा होगा उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पेज नंबर 51 पे देखो, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज इट्स बोथ सरफेसेज ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर ईच। दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 30 सेंटीमीटर के बराबर है। कौन सा लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी यू आपको दे रखा है, ये यू है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, इमेज का साइज आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है, यानी म्यू2 दे रखा है कितना 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5। फिर इसने बोला कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, R1 और R2 कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें से एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बताओ कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और R1 भी पॉजिटिव होता है, तो ये R1 तो रहेगा प्लस 30 सेंटीमीटर और R2 क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसके आगे माइनस लगाना है। याद रखना है, जिस चीज़ की वैल्यू अपन को पता है और उसको आपको फॉर्मूले में पुट करना है तो उसका सिंबल हमको पता होना चाहिए, उस सिंबल के साथ में ही वैल्यूज पुट करेंगे। ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे हमने रखा 12.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है नेगेटिव, क्यों भाई, क्योंकि लेंस के सामने उधर रखोगे इसको, और उसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको इंसिडेंट रेज के अपोजिट चलना पड़ेगा हमेशा, यू हमेशा नेगेटिव। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, यानी ओ दे रखा है, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, तो ओ हमेशा पॉजिटिव। कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, इमेज का साइज आपको कैलकुलेट करके बताना है, कर सकते हो क्या, क्या करें सबसे पहले देखो साइज की जब भी बात आएगी, इमेज की साइज किस में आती है, कौन से फॉर्मूले में आती है, लीनियर मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में, तो m कैलकुलेट करना पड़ेगा, या I अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू, ये वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये दोनों m के बराबर होते हैं, या तो m कैलकुलेट कर लो फिर फॉर्मूला यूज करो m इक्वल्स टू I अपॉन ओ, या फिर I अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू वाला रिलेशन यूज कर लो। यहाँ पे u हमको गिवन है और इसके अलावा o हमको गिवन है, आई हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पे बनेगी, और दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आई तो आपको पूछा ही है, वी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी तो लेंस फॉर्मूले के अंदर आएगा, है ना, तो आपको लेंस फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, और लेंस फॉर्मूला जो है ना उसमें आपको एफ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और एफ की वैल्यू पुट करने के लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके ये वाला जो म्यू2 और R1 R2 दे रखा है इससे एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब पहले आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। इसमें पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो होता है म्यू21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, वैल्यूज पुट करो फटाक से, चलो देख के बताओ। 1/f इक्वल टू ये क्या है म्यू21, म्यू21 का मतलब म्यू2/म्यू1, म्यू2 कितना है 1.5, म्यू1 क्या है आउटर मीडियम, क्या बोला इसने कुछ नहीं बोला, तो एयर या वैक्यूम मानेंगे तो 1, म्यू1 क्या होगा 1, एयर मानेंगे बाहर, और R1 क्या है, R1 है 30 सेंटीमीटर, तो 1/30 पुट कर दो। अच्छा इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर में ही पुट कर दो इसको। और R2 क्या लिखना है -30, तो ये प्लस हो जाएगा क्या बीच में, तो क्या आएगा आंसर 1/f इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2/30, ये बना 1/f इक्वल्स टू 1/30, यानी कि f अपने पास आ गया 30 सेंटीमीटर, आया कि नहीं आया, तो फोकल लेंथ अपने पास आ गई। अब आप यूज करो इसमें फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, इससे कैलकुलेट कर लो 1/v, यानी v आ जाएगा इससे, यह आएगा 1/f प्लस 1/u, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, और u हमेशा नेगेटिव, तो u की वैल्यू नेगेटिव सिंबल के साथ पुट करोगे तो ये जो बीच में प्लस है ये क्या हो गया माइनस हो गया 12.5, एलसीएम कितना, एलसीएम 30 इंटू 12.5 लिख देता हूँ, और ये आएगा 12.5 माइनस 30, आंसर नेगेटिव आएगा, ये 1/f की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये माइनस करोगे तो 17.5, सही लिखा है क्या 17.5, और डिवाइडेड बाई 30 इंटू 12.5, कैंसिल करके बताओ क्या आएगा, ये 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा 7/150 आएगा ना, और ये आएगा v इक्वल्स टू 150 तो ये आ गया अपने पास में 150/7। कैलकुलेट क्या करना था, साइज ऑफ द इमेज, तो रिलेशन यूज करेंगे I/O इक्वल्स टू v/u, सॉल्व करके बताओ I की वैल्यू बताओ, I इक्वल्स टू O इंटू v/u, यहाँ पे माइनस में आएगा, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके बताओ, O की वैल्यू बताओ कितनी
5 सेंटीमीटर 5 पुट करना है। v की वैल्यू -150/7 ही पुट करना है माइनस सिंबल के साथ में, और u की वैल्यू -12.5। आंसर बताओ 60/7 आ रहा है क्या? ठीक है, लिख लो आंसर 60/7। 60/7 आ रहा है क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, मतलब इमेज रियल या वर्चुअल? आई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो लिखेंगे इमेज के बारे में लिख दो, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, आई आएगा 60/7 और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये लो, ये लिख लेना स्टेटमेंट।